दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कहां से शुरुआत हुआ, किसी को कोई जानकारी है? देखिए भाई, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह सल्तनत में कुल एक राजवंश नहीं बल्कि एक से अधिक कुल 5 राजवंश का इसमें कार्यकाल रहा है। जिसमें सबसे पहले जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी कहा जाए, तो वह रखा गुलाम वंश ने। उसके बाद गुलाम वंश समाप्त होगा तो आपका आएगा खिलजी वंश। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसको इलबारी वंश भी कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद समाप्त होने के बाद आएगा आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश समाप्त होगा तो आपका आएगा सैयद वंश, और सैयद वंश समाप्त होगा तो सबसे अंत में आएगा आपका लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कुल 5 वंश बताए हमने आपको: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोदी वंश। ठीक है। अब देखिए, गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया। खिलजी वंश में 5 शासकों ने, तुगलक वंश में 9 शासकों ने, सैयद वंश में 4 शासकों ने और लोदी वंश में 3 शासकों ने शासन किया है। तो गुलाम में 11, खिलजी में 5, तुगलक में 9, सैयद में 4 और लोदी में 3 शासकों ने काम किया है। अब जैसे आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है पांचों में से कि किसकी स्थापना किसने की, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तुगलक वंश की स्थापना किसने की, सैयद वंश की स्थापना किसने की, या फिर लोदी वंश की स्थापना किसने की। कोई भी प्रश्न हो सकता है, तो एक एक करके लिख लेंगे। क्या कि जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। चाहे इलबारी वंश पूछे या फिर गुलाम वंश पूछे, दोनों का एक ही समान रूप है। तो गुलाम वंश कह लें चाहे इलबारी वंश कह लें, दोनों के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। उसके बाद जो खिलजी वंश आता है इसके समाप्त होने के बाद, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश का यदि संस्थापक पूछा जाएगा तो तुगलक वंश के संस्थापक हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। बाद में द्वितीय भी हुए हैं, इसलिए प्रथम आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन में दोनों रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रथम की द्वितीय। तो गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वहीं पर यदि सैयद वंश का संस्थापक पूछेगा तो खिज्र खां, खिज्र खां, खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक पूछेगा तो बहलोल लोदी। ठीक है। अब देखिए, यदि मोटे मोटे तौर पर यह पूछे, राजवंश का नाम न देकर यह पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, संस्थापक तो हमने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया, संस्थापक माना जाता है। साथ में इसको गुलाम वंश का भी संस्थापक कहते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दोनों अलग अलग हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। बताइए भाई, किसी को जानकारी है? सर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, वेरी गुड। इल्तुतमिश जो है यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। इसके शासनकाल की बात करें तो 1200 से 10 से लेकर 1236 के बीच में इल्तुतमिश का शासनकाल था। ठीक है। अब देखिए,
इल्तुतमिश ने दिल्ली के लिए बहुत सारे कार्य किए। इल्तुतमिश ऐसे ही वास्तविक संस्थापक नहीं बना, इसने अपने साम्राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कई सारे कार्य किए हैं। जैसे में तुर्क एक चहलगानी का इसने गठन किया, ठीक है। इसके अलावा इसने कई प्रकार के सिक्के चलाए, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, वह कौन सा ऐसा सल्तनत कालीन शासक था जिसने दिल्ली को सबसे पहली बार अपनी राजधानी बनाया? क्योंकि इसके पहले दिल्ली सल्तनत की जो पूर्व राजधानी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से चली आ रही थी, वह थी लाहौर। पहले दिल्ली सल्तनत कहां से संचालित होता था? लाहौर से होता था। कब? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की तब। लेकिन इल्तुतमिश ने पहली बार लाहौर के स्थान पर दिल्ली को क्या किया? राजधानी बनाया दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की भी उपाधि धारण की। बाकी जो चीजें हैं जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी फिलहाल जितने पॉइंट्स बताए उनका क्रम आपको ध्यान रखना है। राजवंशों का गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फिर उनके संस्थापकों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। कितने शासक रहे हैं वह लिखना है आपको। तो एक एक करके अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल यदि किसी को कोई प्रश्न हो जो आज अभी हम पढ़ाए तो पूछ लीजिए, नहीं भैया तो हम आगे बढ़े। ना सर, बताइए आगे प्रभु। बढ़ाइए। ठीक, देखिए बात दिल्ली सल्तनत की हो रही है तो दिल्ली से संबंधित कुछ जानकारी आपको जाननी चाहिए कि दिल्ली का इतिहास क्या रहा है। तो वास्तव में जो दिल्ली का सबसे पहला उल्लेख मिलता है यह हमको महाभारत के काल में, महाभारत में देखने को मिलता है। क्योंकि पांडवों के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई जिसको नाम दिया गया इंद्रप्रस्थ नगर। और जो वो उस समय इंद्रप्रस्थ नगर था, वर्तमान में यही नगर दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है भाई फिर कि निम्नलिखित में से इंद्रप्रस्थ की पहचान किस शहर से की जाती है? तो इंद्रप्रस्थ वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है? दिल्ली के रूप में, ठीक है। इसके पश्चात, महाभारत के पश्चात दिल्ली के क्षेत्र पर मौर्यों ने, गुप्तों ने, पाल वंशीय शासकों ने, कई सारे शासकों ने यहां पर काम किया। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछे कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, तो बताइए किसी को पता है? बताइए भाई। सर सर अंगपाल। सर अंगपाल। हाँ, अंगपाल तोमर, वेरी गुड, सही जवाब। देखिए भाई, तोमर वंश ने 11वीं शताब्दी में वहां पर जिसका नाम था अनंगपाल तोमर, कभी कभी अंग मिलेगा कहीं अनंग मिलेगा, तो अनंगपाल तोमर के द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की स्थापना की गई। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि दिल्ली नगर के संस्थापक कौन जाने जाते हैं या फिर दिल्ली नगर को किसने बसाया? तो भैया लिख लीजिएगा, कहानी मत सुनिएगा। इसके पश्चात तोमरों ने बसाया, उसके पश्चात उस पर शासन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। अभी अक्षय कुमार चच्चा बनाए थे मूवी, आपके फ्लॉप हो गई, वो अलग चीज है। उसके पश्चात क्या हुआ? दिल्ली पहले मुस्लिमों के शासन काल में नहीं आई। जब मुस्लिम शासक इसमें आए भारत में तो पहले दिल्ली उनका क्षेत्र नहीं था। लेकिन जब 1192 का तराइन की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए,
उसके पश्चात से ही दिल्ली जो है मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गई और अगले 600 सालों तक दिल्ली किसके अधीन रही? मुस्लिम शासकों के अधीन रही। और इसकी समाप्ति कब हुई है? 1857 में जाकर, जब दिल्ली के मुगल बादशाह जिनका नाम है बहादुर शाह जफर को क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उनको सत्ता से हटाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब ये तो बात हो गई इधर, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का जो वर्तमान में दिल्ली राजधानी है, इसके संदर्भ में दिल्ली राजधानी कब बनी? वो जो दिल्ली की राजधानी बनी वो साम्राज्य की राजधानी बनी, इसने जिसे इल्तुतमिश ने बनाया। लेकिन पूरे भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो किसी को जानकारी है? 11 हाँ, बोलिए फिर से। 1911 सर। 1911 में, ठीक है, 1911 में बनाया गया। 1911 से पहले क्या था? ठीक है भाई, दिल्ली बनाया गया 1911 में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1911 से पहले भी तो फिर कोई राजधानी रही होगी। क्या थी राजधानी? कलकत्ता। कलकत्ता। अच्छा, और कोई बताइए भाई। वेरी गुड, सही जवाब। पहले थी कलकत्ता। 1911 में कलकत्ता से हटाकर कौन सी राजधानी बना दी गई? दिल्ली बना दी गई। कब? जब जॉर्ज पंचम चच्चा घर आने वाले थे, भारत आने वाले थे, तो उनके स्वागत में दिल्ली राजधानी हुई। और 1911 के ही अधिवेशन में क्या गाया गया था? किसी को जानकारी है? राष्ट्रगीत की राष्ट्रीय गान। बताइए भाई, 1911 में क्या गाया गया था पहली बार? राष्ट्रीय गीत की राष्ट्रीय गान? नहीं पता? अरे हाँ या ना में जवाब दे दिया करिए महाराज आप लोग। नहीं सर, नहीं पता, बताइए। 1911 में आपका राष्ट्रगान हुआ है, 1896 में आपका राष्ट्रीय गीत हुआ है। लिख लीजिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रगान सबसे पहली बार कब गाया गया? 1911 के अधिवेशन में। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 का अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उनके स्वागत में 1911 के अधिवेशन में यह जो राष्ट्रगान है उसको गाया गया था। वहीं पर 1896 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय आपका राष्ट्रीय गीत जो है वह गाया गया था। ठीक है, स्वाति जी आप ये बताइए, राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत क्या है बताइए। कौन सा राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। वेरी गुड। राष्ट्रीय गान है आपका जन गण मन, और जो वंदे मातरम है वह क्या है? राष्ट्रीय गीत। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद ये बताइए हमको, दिल्ली को केंद्र प्रशासित क्षेत्र, मतलब भारत में दिल्ली को एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में कब घोषित किया गया? किसी को जानकारी है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी होगी, केंद्र शासित प्रदेश होगी, यह किस दिन घोषित किया गया?
नहीं पता? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 1956 क्या है, किस लिए फेमस है, किसी को जानकारी में है, ध्यान में है? जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे तब उसमें बताया था, ध्यान आ रहा है कि नहीं? बताइए, कैसे याद होगा? 1953 में किसी आयोग का गठन किया गया था भाषा के आधार पर, याद आया? प्रथम भाषाई आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसकी रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई 1956 में, तो 1956 में ही तो आपका 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। भारत में 1 नवंबर 1956 को ही 14 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई है। कब? 1 नवंबर 1956 को। सभी लोगों से निवेदन है वो लोग लिख लें। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया। अब हमको ये बताइए, दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब कहा गया, किस वर्ष? बताइए। 69 में सर, 69 वाला जो संशोधन हुआ था 1991 में, उसमें। ठीक है, वेरी गुड। जो 69वां संविधान संशोधन हुआ है 1991 में, उसी समय आपका जो यह दिल्ली का क्षेत्र है इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये था दिल्ली का इतिहास कि महाभारत से लेके वर्तमान समय में कैसे कैसे क्या क्या चीजें यहां पर हुई। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत को लेके। तो दिल्ली सल्तनत की आप स्थापना देख रहे हो, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत कब तक चला? तो 1526 तक आप मोटे मोटे तौर पे देखते हो कि जो 1526 तक है ये दिल्ली सल्तनत क्या रहा? अधीन रहा। अब देखिए भैया, अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि जो 5 राजवंश हमने आपको बताए, चाहे गुलाम वंश बताया, चाहे तुगलक वंश बताया, चाहे लोदी वंश, सैयद वंश या फिर खिलजी वंश, तो प्रश्न यह बनता है, और मेरा यह प्रश्न गलत हुआ था इसलिए मुझे याद भी है कि इन 5 राजवंशों में से सबसे अधिक शासन किस राजवंश ने किया, या फिर उनके क्रम में लिखिए कि सबसे ज्यादा किसने किया, सबसे कम किसने किया। तो इसके बीच का जो आपको क्रम है वो आपको लिखना होगा। तो ध्यान रहे, सबसे पहले या फिर सबसे ज्यादा जिसने शासन किया है वह किया है तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने यहां पर 94 वर्ष शासन किया है, 94 ईयर। ठीक है, उसके बाद आपका मामलुक वंश, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश ने कितने वंश शासन किया? 84 वंश शासन किया। ठीक, उसके बाद लोदी वंश 76 वर्ष। उसके बाद सैयद वंश 36 वर्ष। और सबसे अंतिम में आपका
खिलजी वंश जो कि 30 वर्ष। ठीक है। सर रिपीट करिए। तुगलक वंश 94 साल, गुलाम वंश 84 साल। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे इलबारी वंश कहे, चाहे मामलूक वंश कहे, चाहे आपका गुलाम वंश कहे, तीनों एक ही हैं। और इन राजवंश ने 84 वर्ष शासन किया। उसके बाद लोदी वंश 76 वर्ष शासन किया। सैयद वंश 36 वर्ष शासन किया। खिलजी वंश 30 वर्ष शासन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, ये जो 5 राजवंश हैं, इनमें से जो 5 राजवंश हैं, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है वह कौन सा ऐसा राजवंश है जो कि प्रथम अफगानी राजवंश के रूप में जाना जाता है। मतलब जिनका राज्य क्षेत्र अफगान था और उन्होंने भारत में शासन किया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, वह कौन सा शासन है। तो जो लोदी थे, लोदी राजवंश के शासक, यह क्या थे, अफगानी थे। इसीलिए इनको अफगानी राजवंश के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब आते हैं, ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पे आपका दिल्ली हाँ बोलिए, फिर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपने जो 5 डायनेस्टी का नाम लिए और उनका जो काल वर्ष बताए वो फिर से रिपीट कर देते। अच्छा, गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश जो है, इसने 94 वर्ष शासन किया है सबसे ज्यादा। सॉरी, गुलाम वंश नहीं, सॉरी, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 वर्ष शासन किया है सबसे ज्यादा। उसके बाद मामलूक वंश, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, इसने शासन किया है 84 वर्ष। ठीक है। उसके बाद आपका आता है लोदी वंश। लोदी वंश ने 76 वर्ष शासन किया है, 76 ईयर। उसके बाद आपका सैयद वंश 36 ईयर। और उसके बाद आपका खिलजी वंश जो कि 30 वर्ष इसने शासन किया है। तो सबसे कम किया है खिलजी वंश ने और सबसे ज्यादा किया है तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने 94 साल और खिलजी वंश ने 30 साल। क्लियर है। जी सर। सर अब आते हैं, हाँ बोलिए। सर जैसे ये गुलाम वंश का आप बताए ना, मामलुक वंश, इलवारी वंश, एक बार ना मेरा एग्जाम था तो उसमें क्वेश्चन आया था दास वंश के संस्थापक, और सर मैं रट के गई थी गुलाम वंश और मैं खोज रही हूँ गुलाम वंश कहाँ है, गुलाम वंश कहाँ है, गुलाम, और वो क्वेश्चन छोड़ के मैं आ गई। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मामलुक वंश, इलवारी वंश होता तब तो मेरा और बुरा हाल होता। देखिए भैया, गुलाम का मतलब होता है दास। गुलाम किसको बोलेंगे, दास को बोलेंगे। तो आप लोगों को इतना तो भाई देखिए, टीचर लोगों को इतना भी नहीं लगता है, हो सकता है इतना भी नॉलेज ना हो, लेकिन कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाता है, नो डाउट। क्योंकि जब आप लोग परीक्षा हॉल में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो एक प्रकार का अपने अंदर जो नर्वसनेस आती है, कई लोग इसी का शिकार हो जाते हैं। नो डाउट आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हो किसी भी मॉक टेस्ट में या फिर कहीं पे भी। 100 मान लो कैंडिडेट्स है, 100 में से 30 या 40 तो ऐसे होंगे ही होंगे कैंडिडेट जो कि बहुत बेहतर करते होंगे मॉक टेस्ट में। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कई बार कि टेस्ट वगैरह जो क्लास टेस्ट होता है, जो मॉक टेस्ट, उसमें बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है उसमें वो फेल हो जाएंगे। और कुछ तो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फेल होता है कि कहिए मत। तो ये क्या होता है कि वो जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का, जो पेपर का, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। और इसको हैंडल करने का एक ही उपाय है कि आप डेली बेसिस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सके एक टाइम लिमिट के अंदर। आप लोग एग्जाम हॉल में क्यों प्रेशराइज हो जाते हो, कभी सोचा है, रीजन जानते हो?
क्योंकि आपके सामने वहां पर डिसिप्लिन शब्द आ जाता है कि आपको इतने लिमिट टाइम के अंदर बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी संसाधन के, पूर्ण रूप से अपनी तरीके से आपको जो क्वेश्चन देने हैं उसमें आपको पास होना है। आपके पास नो अदर ऑप्शन कि आपको पास नहीं होना। आप लोग एग्जाम क्यों देते हो भाई? कि पास होना है। तो जब आप यही क्राइटेरिया फॉलो करोगे अपने पहले के मॉक टेस्ट में, पहले के क्विज में, एकदम 100% सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आप कभी भी, मेरा दावा है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो जो प्रेशर फील होगा वो कभी होगा ही नहीं। तो सिंपल सा फंडा आपका क्या है कि अपने आप को ईमानदार बनाइए। ईमानदार किस पर्पज में? कि जब आप टेस्ट दे रहे हो या फिर नहीं भी दे रहे हो तो 50 क्वेश्चन का एक सीरीज तैयार करिए, या फिर जहां 50 क्वेश्चन की सीरीज हो रहे हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां क्वेश्चन की सीरीज होते हैं, क्विज होते हैं, तो वहां पर जब ज्वाइन होइए तो ना उस समय गूगल त्याग दीजिए, बाकी सब चीज त्याग दीजिए। तो जो टाइम लिमिट सेट करिए, मान लीजिए आपके पास कोई पीडीएफ है, उसमें 60-70 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए, तो आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम में बांध लीजिए कि मैं इन प्रश्नों को 30 मिनट में सॉल्व करूंगा। उस 30 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं लेना है, उसमें पूरी ईमानदारी बरतनी है। ये नहीं कि नहीं आ रहा तो गूगल देख ले, चाहे ये कर ले सही करने के लिए, या फिर पन्ना पलट ले, नहीं। वहां पे आपको अपनी पूरी ईमानदारी बरतनी है, समय के साथ करना है, और ये नहीं सोच करना है कि ये मेरा मॉक टेस्ट है। यदि ये सोच के करेंगे तो बेहतर करेंगे, यहाँ पे फिर एग्जामिनेशन हॉल में उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप ये सोच के करिए कि मेरा ये वही एग्जाम है जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल में देना है। जब आप ये सोच के करेंगे तो आपका ये जो एक्यूरेसी है, जो प्रेशर की क्षमता है, वो धीरे धीरे आप में बढ़ेगी, आप उसके कैपेबल होगे, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो वही है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कई बार कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप लोग आगे स्किप कर देते हो बाद में, लेकिन उस पर समय देते हो तो आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन का करने का तरीका यही है, आगे जो क्वेश्चन हमको पहली बार देखने में लगता है कि हो जाएगा, तो सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा वही होता है, क्योंकि उसमें मेरे को समय नहीं गंवाना है। क्वेश्चन हुआ, टिक लगाया, गोला भरा, काम खत्म उतने क्वेश्चन का। दूसरा, उनसे जो हार्ड है उन पे थोड़ा बहुत समय दिया, उत्तर आया नहीं आया अगले क्वेश्चन पे, जिनका उत्तर आया गोला भर दिया, सेट बनाया कि 20 क्वेश्चन आ गया, उसको रफ पे किया, 20 क्वेश्चन हुआ, फिर उसको गोले में भर दिया। सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस को करते हैं जो नहीं आता, लेकिन फिर भी समय बच जाता है। तो क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको 2 से 3 बार पढ़िए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन कहना चाहता है, जल्दीबाजी में हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो जब आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप उसका मतलब निकालोगे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं मैथ्स में मेरा यदि स्कोर आप लोग दोगे तो मैं शायद 0 नंबर पाऊं, लेकिन मेरी जो कैपेबिलिटी है क्वेश्चन समझने की, मैं फिर भी, यदि मेरे को 50 क्वेश्चन मिलते हैं तो नो डाउट मेरे 20 क्वेश्चन मैथ्स के सही होते हैं हर बार। लेकिन मुझे मैथ से एकदम बिल्कुल नफरत है, एक रत्ती मुझे मैथ पसंद नहीं है। तो जब क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि आपने वो समझ लिया तो आपको उत्तर आपके हाथ में है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर। देखिए भैया, जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया? 1206 में किया था। ठीक है, ध्यान रहे, दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपका प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया था, आरंभ में, शुरुआत में यह जो वंश था इसे दास वंश नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इसका जो प्रथम वंश का, जो इसके प्रथम वंश का प्रथम शासक है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, यह एक दास था। किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। महमूद गोरी को जानते हो ना, मोहम्मद गोरी को? यस सर। उसका दास था।
और इसी के कारण इस राजवंश का नाम दास वंश भी पड़ा, जो कि परिवर्धित होकर गुलाम वंश कहा गया। ठीक है। और साथ में जो उसके प्रथम 3 शासक हैं, चाहे आप कह लो कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास था, इल्तुतमिश आपके कुतुबुद्दीन का दास था जो कि बाद में दामाद बन गया, और जो बलबन है वह भी दास था। ठीक है, तो यह भी दास थे। क्योंकि देखिए, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं दी गई बाद में। ये जो दास वंश है, दास वंश की मान्यता हमको बाद में नहीं मिली। तो बाद में इस वंश के 11 शासकों में से केवल 3 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे, तथा सत्ता ग्रहण करने से पूर्व वह दासता से मुक्त कर गए थे। अर्थात जब तक उन्होंने राजा के रूप में कार्य नहीं किया, वह उसके पहले क्या थे, वह दास थे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस राजवंश का नाम इलबारी राजवंश भी रखा है, क्योंकि कुछ ऐसा मानते हैं कि इस वंश की जो जाति है, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, वह इलबारी वंश के थे। लेकिन ऐसा बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो इतना आपको चीजें ध्यान में नहीं रखनी। दास वंश वाला आपको लोगों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? सर तीसरे शासक का बताए। बलबन, लौह एवं रक्त नीति वाला बलबन बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत क्रूर शासक था ये। पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सिजदा एवं पाबोस, राजा के सामने झुक कर, और पैर कैसे पड़ना है, एकदम लेट के, दंडवत प्रमाण वाला जो प्रणाम होता है, वैसे उसको सिजदा और पाबोस बोलते हैं। ये प्रथा सबके लिए अनिवार्य थी। ठीक है, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल क्या रहा, तो 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी के बीच में। अर्थात इसने कितने साल शासन किया कुल, बताइए भाई? 4। फिर से बोलिए, 4 की 5? 6, 7, 8, 9, 10। खैर आगे बढ़ते हैं। 10 तक सही। मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था, और मोहम्मद गोरी के गुलामों में यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह सबसे योग्य था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह तुर्क जनजाति का था। और जो ऐबक शब्द है, इस ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, बचपन से ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने एक दास के रूप में कार्य किया। बाद में उसने मोहम्मद गोरी के द्वारा इसको खरीद लिया गया। मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे कार्य किए, महान महान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे एक उपाधि दी थी, एक पद दिया था, जिसका नाम है अमीर ए आखूर। अब भैया अजीब अजीब नाम मिलेंगे। मध्यकालीन भारत में जो विभागों के नाम है, यह बड़े अजीब अजीब हैं। तो अमीर ए आखूर का मतलब क्या है? अमीर ए आखूर का मतलब क्या है भैया? अमीर ए आखूर का मतलब है जो शाही घुड़साल का अधिकारी होता था। मतलब जहां पर शाही घोड़े रहते थे, जो राजा के द्वारा, जो राजकुमारों के द्वारा, जो रानियों के द्वारा यूज करने वाले जो घोड़े होते थे, उनका जो घुड़साल होता था, यह उनका अधिकारी नियुक्त किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, तो जब वास्तव रूप में गोरी ने क्या किया, वापस जाने लगा। हाँ बोलिए सर, ये उपाधि वाला कौन सा बात अभी आप बोल रहे थे? उपाधि नहीं, यही पद को उसने दिया, अमीर ए आखूर। तो जब ये आपका मोहम्मद गोरी जो है यह वापस जाने लगा, तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत के लिए, दिल्ली में, भारत में अपने राजा के रूप में कह लें, अपने इकाई के रूप में कह लें, इसने किसे नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। ठीक है, और 25 जून 2006 को
ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो यह राज्याभिषेक हुआ यह लाहौर में हुआ। ठीक है, लाहौर उस समय क्या थी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इन क्षेत्रों, लेकिन देखिए बाद में ऐबक ने क्या किया, पहले लाहौर राजधानी थी लेकिन बाद में इसने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को भी अपना मुख्यालय बनाया था। लेकिन यदि मुख्य रूप से यदि प्रश्न पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो ध्यान रहे इसने लाहौर को राजधानी अपना बनाया था। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बड़ा दानी आदमी था भैया, ऐसा हमको मिलता है। अभी दानी था कि नहीं था ये अलग बात है। ये लाखों रुपए का दान कर देता था, हाथी का दान कर देता था, तो लाखों रुपए का दान कर देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो लाख बख्श किसको कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा गया है भैया, क्योंकि यह लाखों रुपए का दान करता था, इतना बड़ा दानी आदमी था। इसको पील बख्श भी कहा जाता है, पील बख्श। क्यों, क्योंकि यह हाथियों का दान करता था। ठीक है, इसके दरबार में दो बड़े विद्वान थे, नाम पूछा जाता है कि ये बताइए हसन निजामी जो विद्वान थे यह किसके शासनकाल में थे, हसन निजामी और आपका फर्रुख मुदीर। हसन निजामी और फर्रुख मुदीर यह क्या थे, आपके इसके दरबारी विद्वान थे। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कुतुबुद्दीन ने इसके शासनकाल में, अभी हाल ही में चर्चा रहा और विवाद का विषय बना, कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्माण शुरू किए जाने वाला कुतुब मीनार। आप लोगों ने नाम सुना है ना? यस यस सर। हाँ, तो उसका निर्माण किसने प्रारंभ कराया और इसका अंत किसने करा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण इसी के समय में प्रारंभ हुआ था, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब देखिए प्रश्न पूछता है कि ये जो कुतुब मीनार है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, किसी को जानकारी है? नहीं है तो लिख लीजिएगा, बताइए। अपने ही नाम पे रखा होगा सर, जैसे ना 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 ना, एक सूफी संत थे उस समय, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कितना बढ़िया नाम है, छोटा सा एकदम, इत्तू सा छोटा सा, एकदम याद हो जाएगा। यस सर। संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इतने में अपने परिवार के 8-10 लोगों का नाम हो जाएगा। संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे जो कुतुब मीनार का नाम है रखा गया था। किसने, किसके शासनकाल में यह शुरू हुआ, यह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में शुरू हुआ। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा जो भारत की प्रथम मस्जिद है जिसको हम लोग कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी बोलते हैं, वह भी इसके शासनकाल में शुरू हुई। जबकि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ठीक है, वह भी इसी के शासनकाल में अजमेर में बनवाया गया। जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है यह दिल्ली में बनवाया गया, और जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है यह कहां बनवाया गया, अजमेर में बनवाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यदि प्रश्न पूछे कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहां पर स्थित है, दिल्ली में। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहां पर स्थित है, अजमेर में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसके बाद आता है कि इसका एक बड़ा सेनापति था, हमने कल की परसों की क्लास में इस पे लेक्चर भी दिया था, बख्तियार खिलजी के बारे में, याद आया? महान शासक, यस जिसको बड़ी सर, जो तकलीफ नालंदा थी को ध्वस्त नालंदा करा। से। जी हाँ,
इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला या फिर जलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। यदि व्यक्ति का नाम पूछेगा तब आप लिखोगे बख्तियार खिलजी, लेकिन यह पूछे कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तब आप लिखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर है? सर उनके दरबारी विद्वान में जो आप हसन निजामी बोले, और एक फर्रुख मुदीर, फर्रुख मुदीर। ओके सर, आगे बढ़िए। ठीक, देखिए इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो भैया मृत्यु हुई थी आपके लाहौर में, जब अपने राजधानी में वह चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब जो वर्तमान में पोलो बोलते हैं। पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक महोदय घोड़ों से धीरे से गिर लिए। तो जैसे ही घोड़े से गिरे इनका क्या हो गए, काम खत्म, समाप्त। तो इनकी जीवन लीला की समाप्ति कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की आपके चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। कहां हुई? लाहौर में हुई। तो प्रश्न भी यह पूछा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है यह आपके कहां पर है? लाहौर में है। कब इनकी मृत्यु हुई? 1210 में हुई। यदि मृत्यु नहीं हुई होती तो ये बंदा आगे भी काम करता। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का नाम क्या था, किसी को पता है? इसने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? सॉरी, बहन का नहीं, पुत्री का। सर इलवरी तुर्क इल्तुतमिश से किया था। ठीक है। अच्छा हाँ। तो भैया ये आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो तुर्क के चहलगानी का गठन किसने किया था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी जितनी भी चीजें बताई वो आगे हम बात करेंगे कल से। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ध्यान में रखना है, कुतुब मीनार ध्यान में रखना है, कुवत उल मस्जिद ध्यान में रखनी है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान में रखना है, मृत्यु कब हुई थी वह ध्यान में रखना है, और इसके साथ इसकी राजधानी क्या थी वह ध्यान में आपको रखना है। ठीक है? और सर क्लियर है? एकता प्रणाली भी इसने चलवाई थी ना? हाँ, एकता प्रणाली। ये जितने भी बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग लास्ट में, जो भूले भटके छूटे छटके होंगे, भटकती हुई आत्माएं, उनको हम लोग क्विज में कर लेंगे। आप लोग उसकी चिंता न करिए। ठीक? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाइए आप लोग भी रेस्ट करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। थैंक यू सर। हर हर महादेव।